बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। PHY 301 मैकेनिक्स 1 के सिलसिले में आज हमारा टॉपिक है ड्रैग फोर्स या वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्सेस। पिछले ऑनलाइन लेक्चर में हमने ये देखा था कि फोर्सेस डिपेंड कर सकती हैं मुख्तलिफ पैरामीटर्स के ऊपर, और अगर आपको याद हो तो उससे पहले हमने कांस्टेंट एक्सेलरेशन की मुख्तलिफ इक्वेशंस ड्राइव की थी। लेकिन अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना रहे, मतलब ये कि अगर एक्सेलरेशन चेंज हो रहा हो विद रिस्पेक्ट टू सम पैरामीटर्स, तो उस सूरत में हम उसको कांस्टेंट फोर्स के तौर पे नहीं ले सकते। अब ऐसी फोर्सेस कौन कौन किस तरह की हो सकती हैं या किन चीज़ों पर डिपेंड कर सकती हैं? तो इसमें हमारे पास बाज़ औक़ात टाइम डिपेंडेंट फोर्सेस होती हैं, तो अल्टीमेटली उसका एक्सेलरेशन भी टाइम डिपेंडेंट होगा। बाज़ औक़ात वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्सेस होती हैं, तो अल्टीमेटली उनका एक्सेलरेशन भी वेलोसिटी डिपेंडेंट होगा। और बाज़ सूरतों में ये पोजीशन डिपेंडेंट फोर्सेस भी होती हैं, तो उस सूरत में हम उसका एक्सेलरेशन भी पोजीशन डिपेंडेंट एक्सेलरेशन ही लेंगे। अब यहाँ पे जो आज हम बात करने जा रहे हैं वो वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स की एक एग्जांपल की बात करेंगे, विच इज़ दी ड्रैग फोर्स। अब अगर हम ड्रैग फोर्स की बात करें तो ये हमारे पास ऐसी फोर्स होती है जब कोई भी बॉडी किसी विस्कस फ्लूइड के अंदर मूव करता है तो उस पर एक अपोजिंग फोर्स एक्ट करती है जो उसकी मोशन को रिटार्ड करने की कोशिश करती है या उसकी मोशन को अपोज कर रही होती है। दैट फोर्स इज नोन एज ड्रैग फोर्स, और बाज़ औक़ात हम उसको विस्कस ड्रैग फोर्स का नाम देते हैं। ये फोर्स वेलोसिटी डिपेंडेंट है। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या ड्रैग फोर्स भी वैसे वैसे बढ़ती जाती है। अब इसमें जो लफ्ज़ विस्कस का हम इस्तेमाल करते हैं, ये मटेरियल डिपेंडेंट, ये उस फ्लूइड पर डिपेंड करता है जो जिसमें वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। एक विस्कस फ्लूइड का मतलब क्या होगा कि वो आसानी से गुजरने नहीं देता किसी चीज़ को। आप अगर उर्फ़ आम में कह लें तो गाढ़ा फ्लूइड होगा, जबकि एक लेस विस्कस फ्लूइड का मतलब होता है कि वो रेयर किस्म का मीडियम होगा। हम इसको एक और तरह टेक्निकल टर्म में हम ये कहते हैं कि द इंटरलेयर फ्रिक्शनल इफेक्ट्स बिटवीन दी लेयर डिफरेंट लेयर्स ऑफ द फ्लूइड, जो फ्रिक्शनल इफेक्ट्स होते हैं उनको हम आमतौर पे विस्कोसिटी की टर्म में बयान करते हैं। FSC में भी आप लोगों ने इसके बारे में बात की होगी। तो विस्कोसिटी का मतलब ये होता है कि वो कितना आसानी से या कितना मुश्किल से फ्लो करता है। जो लेस विस्कस फ्लूइड्स होते हैं वो आसानी से फ्लो कर सकते हैं। इट मीन्स कि इंटरमॉलिक्यूलर या इंटर लेयर फ्रिक्शनल इफेक्ट्स कम होते हैं ऐसे फ्लूइड्स में जो आसानी से फ्लो कर सकते हैं, जबकि जो ऐसे फ्लूइड जो बहुत हार्डली फ्लो करते हैं, जो बहुत मुश्किल से फ्लो करते हैं, जैसे हनी है, थिक टार की बात कर लें, वो भी फ्लूइड है लेकिन बहुत स्लोली फ्लो कर सकता है या अपनी पोजीशन को तब्दील करना इतना आसान नहीं होता उस सूरत में। तो ऐसी सूरत में हम उसको मोर विस्कस फ्लूइड का नाम देते हैं। तो विस्कोसिटी बेसिकली उसके गाढ़ेपन को रिप्रेजेंट करती है। तो लाजमी तौर पे अगर वो ज़्यादा गाढ़ा होगा तो उसके अंदर ऑब्जेक्ट जो मूव करेगा उस पर ड्रैग फोर्स भी उतनी ही ज़्यादा एक्ट करेगी, लेकिन हर फ्लूइड के लिए ये कांस्टेंट वैल्यू कही जा सकती है। अब अगर हम एक फ्लूइड को के अंदर एक ऑब्जेक्ट को मूव करवाएं अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, फ़र्ज़ करेंगे हम एयर के अंदर एक ड्रॉपलेट को मूव करवाते हैं और ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो नीचे इसके मूव करने की वजह ग्रेविटी की फोर्स होगी, यानी इसका वेट होगा जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। अब जब वो मूव करना शुरू करेगा इन द फ्लूइड, तो उस सूरत में वहां पे एक ड्रैग फोर्स एक्ट करना शुरू कर देगी जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में अपोजिंग टू द मोशन होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। ये जो ड्रैग फोर्स होगी ये कांस्टेंट फोर्स नहीं है, यानी ये फोर्स डिपेंड करती है वेलोसिटी के ऊपर। जितनी तेज़ी से वो मूव कर रहा होगा उतनी ही उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, मतलब उसकी ड्रैग फोर्स भी बढ़ रही होगी। हम ये कह सकते हैं कि ये ड्रैग फोर्स
प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। प्रोपोर्शनल को इक्वल में बदलना हो तो क्या किया जाता है, ड्रैग फोर्स विल बी इक्वल टू लेट्स से के बी वी, वेयर बी इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब यहाँ पे हम इसको नेगेटिव बी वी भी लिख सकते हैं, बिकॉज वेलोसिटी अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। अल्टीमेटली ये क्या होगा कि ड्रैग फोर्स उसकी वेलोसिटी को डिक्रीज करने की कोशिश कर रही होगी। मैं अगर इसको ये कहूँ कि असल में ड्रैग फोर्स इस फोर्स को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है, लेकिन चूंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ रही है ड्यू टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इस वजह से ये ड्रैग फोर्स भी बढ़ती जा रही है बिकॉज ऑफ इट इज़ प्रोपोर्शनल टू वी। अब एक स्टेज ऐसी आएगी जब वो बढ़ते बढ़ते इस स्टेज पर पहुंच जाएगी कि ये जो हमारे पास ड्रैग फोर्स है ये इस वेट की फोर्स के बराबर हो जाएगी, और अगर ये वेट की फोर्स के बराबर हो जाए तो अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स बराबर होने का मतलब ये होगा कि नेट फोर्स ज़ीरो होगी। अगर नेट फोर्स ज़ीरो हो जाए तो एक्सेलरेशन भी ज़ीरो हो जाएगा। एक्सेलरेशन ज़ीरो का मतलब वहाँ पे वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू कर देगा, एंड दैट यूनिफॉर्म वेलोसिटी which ultimately is the maximum velocity attained by the particle, तो वो velocity terminal velocity कहलाती है। It means कि हमारे पास अगर नेट फोर्स की बात करें तो नेट फोर्स वो बराबर होगी डाउनवर्ड फोर्स मतलब mg माइनस अपवर्ड फोर्स। इसका मतलब ये लिया जाएगा कि हमारे पास अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू एम ए होना चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू एम जी माइनस एफ डी की जगह पे वैल्यू पुट कर देता हूं माइनस बी इंटू वी। अब इस एक्सप्रेशन में आप गौर करें कि एक्सेलरेशन डिपेंड कर रहा है इस डिफरेंस के ऊपर। इसका मतलब ये डिफरेंस जैसे जैसे डिक्रीज करता जाएगा एक्सेलरेशन भी डिक्रीज करता जाएगा। हम कह सकते हैं कि A इज इक्वल टू एम जी माइनस बी वी डिवाइडेड बाई एम, और एक स्टेज ऐसी आएगी जब ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अब यहां पे अगर आप देखें, इफ V इज इक्वल टू जीरो देन A विल बी इक्वल टू G। अगर v जीरो है यानी जब ये पार्टिकल रेस्ट पे हो तो उस सूरत में एम जी माइनस जीरो डिवाइडेड बाई एम, तो ये m से m कैंसिल हो जाएगा, a इज इक्वल टू जी हो जाएगा। इसका मतलब जब बॉडी रेस्ट पे है फ्लूइड में मूव करने से पहले, तो उस वक्त उसका जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ही असल में उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा। लेकिन जब ये वेलोसिटी एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाए, यानी उस वक्त नेट फोर्स जब ज़ीरो हो जाए, तो उस वक्त वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी। तो वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी कब होगी, व्हेन a इज इक्वल टू जीरो, v विल बी टर्मिनल वेलोसिटी, हम उसको vt से डिनोट कर देते हैं। तो ये हमारे पास जीरो का मतलब ये होगा mg माइनस बी वी ओवर v की जगह पे vt कर दें, m इज इक्वल टू जीरो। इट मीन्स कि हमारे पास वेलोसिटी यानी टर्मिनल वेलोसिटी विल बिकम mg ओवर b। m को इधर ले आए, जीरो हो जाएगा, ये mg और ये bt नेगेटिव होने का मतलब इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो उसके बाद vt इज इक्वल टू mg ओवर b कर देंगे, तो ये हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब ये टर्मिनल वेलोसिटी डिपेंड करती है इस b के ऊपर, इसका मतलब, और मास ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो इसका मतलब ये b डिपेंड करता है विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम के ऊपर, अल्टीमेटली साइज भी इसमें मैटर करेगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास इसके अंदर आ जाती है। आप लोगों ने स्टोक्स लॉ पढ़ा होगा, ये असल में ड्रैग फोर्स बराबर होती है 6 पाई ईटा आर वी के बराबर। तो यहाँ पे हमने उस तमाम चीज़ों को कांस्टेंट लेके b के अंदर समो दिया है। तो ये तो बात होगी हमारे पास कि अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी बन जाएगी विच इज़ द टर्मिनल वेलोसिटी, और वो एक्सप्रेशन हमारे पास इसके बराबर होगा। और जब वेलोसिटी ज़ीरो होगी तो उस वक्त एक्सेलरेशन g के बराबर ही होगा।
डिस्कशन में हमें ये पता चला कि ये फोर्स, ड्रैग फोर्स, असल में वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स है। तो वी कैन से दैट इसका एक्सेलरेशन भी वेलोसिटी डिपेंडेंट होगा। दैट विल बी इक्वल टू dv/dt। अब अगर मैं टाइम कैलकुलेट, चूंकि ये वेलोसिटी डिपेंडेंट है तो इसलिए हम इसको एक्सेलरेशन का फार्मूला इस तरीके से लिखेंगे। अब चूंकि वेलोसिटी वाले डिपेंडेंट पैरामीटर्स को एक तरफ ले जाएं, टाइम को इधर ले आएं, तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा dt इज इक्वल टू dv/a ऑफ v। ये a ऑफ फंक्शन v, a इज ए फंक्शन ऑफ v, यानी ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी डिपेंडेंट है। ऊपर हमारे पास dv आ गया तो हमने dt कैलकुलेट कर लिया, एक तरफ कर दिया। अगर हम वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहें तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना होगा। हम क्या करते हैं, दोनों तरफ इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। अगर हम इंटीग्रेट करें dt इज इक्वल टू, दूसरी तरफ हमारे पास है dv/ एक्सेलरेशन ऑफ फंक्शन ऑफ v। ये हमारे पास दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट 0 टू टाइम t तक हमने इसको इंटीग्रेट करें अगर, तो ये हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी को हम 0 कह देते हैं, और जब टाइम t हो उसकी वेलोसिटी को v कह दें, तो हम इस v को कैलकुलेट करना चाहते हैं कि टाइम t के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो इसके लिए हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन आएगा। अब a ऑफ v लाजमी तौर पे हमें डिपेंड करता है ड्रैग। अब चूंकि बॉडी जब मूव कर रहा है तो उस वक्त जो नेट फोर्स एक्ट कर रही है वो हमारे पास यहाँ एक्सप्रेशन में हमने लिखा ma इज इक्वल टू mg माइनस bv होना चाहिए, और a इज इक्वल टू दिस वन। तो यहाँ से मैं अगर इसको इस तरह भी लिख दूँ g माइनस b/m इंटू v, यानी m को इसके नीचे भी लिख दिया, m को इसके नीचे भी लिख दिया। तो अब a की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ g माइनस b/m इंटू v। अगर मैं यहां इसको इंटीग्रेट करूं तो इट विल गिव t, -0 आना है तो दैट इज इक्वल टू t, और इसको अगर हम करें तो ये dv/, एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया a की जगह पे g माइनस b/m इंटू v। इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं फ्रॉम 0 टू v, जबकि ये स्टार्टिंग पॉइंट पर वेलोसिटी है और ये फाइनल पॉइंट पर टाइम पर वेलोसिटी है। अगर हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें, अगेन मैं अगर g माइनस b/m इंटू v को मैं अगर x के बराबर पुट कर लेता हूं, g माइनस b/m इंटू v इज इक्वल टू x, तो अल्टीमेटली इसको डिफ्रेंशिएट करें तो 0 माइनस b/m इंटू dv आ जाएगा, dx आ जाएगा। इट मीन्स कि dv की वैल्यू ये ऊपर चला जाएगा, माइनस m/b इंटू dx आ जाएगा। मतलब ये कि इस dv की जगह पर मैं ये वैल्यू पुट कर दूं और इस सारे की जगह पे मैं x पुट कर दूं, तो एक्सप्रेशन हमारे पास सिंप्लीफाई हो जाएगा फ्रॉम 0 टू v माइनस m/b इंटू dx डिवाइडेड बाई x। ये m/b नेगेटिव के साथ बाहर लिख दें, m/b बाहर लिख दिया हमने, और अंदर हमारे पास 0 टू v dx/x बच गया। ये हमने मॉडिफाई जब कर लिया तो हमारे पास इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान हो गया, क्योंकि dx/x को इंटीग्रेट करेंगे तो वो log ऑफ x के बराबर आ जाता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्सप्रेशन टाइम के लिए जब लिखेंगे तो ये माइनस m/b इंटू log ऑफ x फ्रॉम 0 टू v। इस बात पे परेशान नहीं होना कि ये x की वैल्यू क्यों और नहीं लिखी हमने, इसलिए कि अभी हम इस x की जगह दोबारा वही वैल्यू पुट कर देते हैं ताकि हम v का लिमिट ले सकें। तो ये आ गया हमारे पास माइनस m/b इंटू लॉग ऑफ
x की जगह पे हम दोबारा पुट कर देते हैं g माइनस बी ओवर एम इंटू वी, और यहाँ पे अब हम लिमिट 0 टू v अप्लाई कर सकते हैं टाइम के लिए। अगर हम पहले v पुट करें तो एक्सप्रेशन में v की जगह v आ जाएगा, बाद में 0 पुट करेंगे तो ये हिस्सा ख़त्म हो जाएगा, तो log ऑफ g रह जाएगा। इसका मतलब हमारे पास एक्सप्रेशन में माइनस m ओवर b इनटू, तो एक्सप्रेशन में माइनस m ओवर b ऐसे ही है, log ऑफ, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं साथ ही तो ये g माइनस बी ओवर m इंटू वी माइनस, पहले हमने अपर लिमिट अप्लाई की, माइनस log ऑफ g, और ये एक्सप्रेशन हमारे पास कुछ इस तरह बचा। अब लॉगरिथम की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए जब ये नेगेटिव साइन दरमियान में आ रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस m ओवर b log ऑफ, इसको हम न्यूमिनेटर में g माइनस b ओवर m इंटू वी, और g को डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। अगर मैं इस m को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये m g बन जाएगा, माइनस बी वी बन जाएगा, और ये m नीचे लिखा जाएगा तो और ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस m ओवर b इंटू लॉग ऑफ एम जी माइनस बी वी डिवाइडेड बाई एम जी, तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा टाइम के लिए। अब इस हिस्से को मैं टाइम के साथ ले आता हूं, चूंकि हमने कैलकुलेट v करना है तो इस लॉग से हमें उसको बाहर निकालना पड़ेगा, और बाहर निकालने का तरीका ये होता है कि लॉग, चूंकि हमने मालूम v करना है तो इसलिए हमें इस लॉग से इसको बाहर निकालना होगा, और बाहर निकालने के लिए लाजमी तौर पे नेचुरल लॉग है तो इसका एंटी लॉग लेना पड़ेगा, और एंटी लॉग लेंगे तो ये हमारे पास e टू द पावर बन जाएगा जो इस साइड पे होगा, और ये हमारे पास एक्सप्रेशन रह जाएगा। तो मैं इसको इस तरह लिख देता हूँ, ये माइनस बी टी ओवर एम, यानी बी ऊपर आ गया, एम नीचे चला गया, इज इक्वल टू लॉग ऑफ, यहाँ पे एम जी माइनस बी वी डिवाइडेड बाई एम जी आ गया। अब ये जो एक्सप्रेशन बन रहा है हमारे पास, इस तरफ लॉग है और इस तरफ हमारे पास ये टर्म आ गई। अगर मैं एंटी लॉग लूँगा तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल बन जाएगा e टू द पावर दिस वन, बिकॉज नेचुरल लॉग की जो बेस होती है वो e होती है। तो इसका मतलब एंटी लॉग लेने का मतलब क्या हो जाएगा कि इस साइड पे हमारे पास e टू द पावर माइनस बी टी ओवर m बन जाएगा, विल बी इक्वल टू एम जी माइनस बी वी डिवाइडेड बाई एम जी हो जाएगा। अब हमारे लिए ये v कैलकुलेट करना आसान हो जाता है। मैं इसको इधर ले आता हूँ, पहले एम जी को मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, तो ये आ जाएगा एम जी इंटू ई टू द पावर माइनस बी टी ओवर एम इज इक्वल टू एम जी माइनस बी वी, ये बी वी इस तरफ आ जाए, इज इक्वल टू एम जी माइनस एम जी ई टू द पावर माइनस बी टी ओवर एम आएगा। दोनों में से एम जी कॉमन आ गया, एक्सप्रेशन हमारे पास 1 माइनस ई टू द पावर माइनस बी टी ओवर एम रह जाएगा। यहां से अगर मैंने वेलोसिटी कैलकुलेट करनी होगी तो इसको डिवाइडेड बाई बी यहां पे लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी हमारे पास एम जी ओवर बी इंटू 1 माइनस दिस एक्सपोनेंशियल होगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा होगा वेलोसिटी की वैल्यू किस तरह चेंज होगी वो इस फार्मूले से हमें समझ आ रही होगी। अगर देखें कि व्हेन t इज इक्वल टू 0,
जब टी ज़ीरो होगा तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन वेलोसिटी के लिए mg/b इंटू 1 माइनस ई टू द पावर 0 बन जाएगा, और e टू द पावर 0 1 के बराबर होता है, तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा mg/b इंटू 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी, यानी स्टार्टिंग पॉइंट पर वेलोसिटी 0 है। यही इनसे हमने इसको स्टार्ट किया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्सप्रेशन वहाँ पे होल्ड कर रहा है जो हम जिस तरफ जा रहे थे। तो वेलोसिटी हमारे पास mg/b इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस bt/m के बराबर रिजल्ट आ जाता है। अगर हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना चाहें तो वेलोसिटी हमारे पास है, एक्सेलरेशन का मतलब होता है dv/dt। यहाँ से आप गौर करें कि ये हमारे पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है। इस वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखा जाए तो ये एक्सप्रेशन mg/b इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, d/dt इंटू ये पूरा हिस्सा हमने लेके जाना है, तो ये आ जाएगा mg/b, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, माइनस mg/b e टू द पावर माइनस bt/m। जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हिस्सा तो कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसलिए ये तो ख़त्म हो गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया माइनस ऑफ mg/b कांस्टेंट है, एक्सपोनेंशियल की पावर जब होती है तो वो वैसे ही डेरिवेटिव होता है bt/m। उसके बाद इसका डेरिवेटिव जो एक्सपोनेंशियल की पावर होती है उसको लेते हैं, तो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे मल्टीप्लाई करने के लिए तो ये माइनस b/m बचेगा। अब देखा जाए तो m से m कैंसिल, b से b कैंसिल, तो ये एक्सप्रेशन क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये एक माइनस और ये एक माइनस, प्लस g e टू द पावर माइनस bt/m। अब गौर करें, जब एक्सेलरेशन जब टाइम t इज इक्वल टू 0 होगा तो ये व्हेन t इज इक्वल टू 0 एक इसके बराबर आ जाएगा, क्योंकि e की पावर 0 होने का मतलब 1 होगा और ये g रह जाएगा। तो इट मीन्स कि ये हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आती है व्हेन t इज इक्वल टू 0, और अभी हमने यहाँ पर देखा है कि वेलोसिटी विल बिकम 0 व्हेन t इज इक्वल टू 0। तो यही हमने जब स्टार्टिंग पोजीशन पे हमने ये एक्सप्रेशन ड्राइव किया था, तो यहाँ पर भी यही चीज़ हमने देखी थी। तो वी कैन से दैट वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0, तो अब वेलोसिटी आफ्टर इन्फिनिट टाइम, जब ये बात हो रही होती है इस तरह के एक्सप्रेशन में, जब एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन होता है, तो उस सूरत में आमतौर पे जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो वो कुछ इस तरह के बनेंगे। चूंकि एक्सपोनेंशियल है तो ये वेलोसिटी का ग्राफ बनेगा, और एक जब टाइम इन्फिनिट होगा व्हेन t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो उस सूरत में वेलोसिटी क्या बन जाएगी। इसी एक्सप्रेशन में अगर आप गौर करें तो वेलोसिटी एट दिस पॉइंट mg/b हाँ जी, जब t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होगा तो mg/b 1 माइनस e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी आ जाएगा। 1/इन्फिनिटी का मतलब 0 होगा, तो रिजल्ट हमारे पास mg/b के बराबर आ जाएगा, यानी वेलोसिटी एट इन्फिनिट टाइम विल बी इक्वल टू mg/b। अब ये हमारे पास जो mg/b है, दिस इज कॉल्ड द टर्मिनल वेलोसिटी, यानी वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं आफ्टर इन्फिनिट टाइम, इसके बाद वो कांस्टेंट हो जाती है, तो वो ये वेलोसिटी कहलाएगी। उसके बाद
एक्सेलरेशन एट इन्फिनिट टाइम, यानी इस टाइम पे एक्सेलरेशन की अगर हम वैल्यू की बात करें तो उस सूरत में चूंकि ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ है इसका, तो एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा कि इन्फिनिट टाइम के बाद वो जीरो हो जाना चाहिए। तो एक्सप्रेशन में भी अगर आप देखें कि when t approaches to infinity, acceleration will be equal to g e to the power minus infinity, तो मतलब g over e to the power infinity हो जाएगा, this will be zero। तो इसका मतलब ये है कि आफ्टर लॉन्ग टाइम velocity will become constant mg over b, जबकि acceleration will become zero, and this velocity is known as the terminal velocity। तो ये था हमारे पास velocity dependent forces। होप आप लोगों को ये सारी डेरिवेशन बहुत आसानी से समझ आ गई होगी। अगर इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।